नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। अग्निपथ योजना के द्वारा पूरी दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा भारत, यह कहना है राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स का। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में अग्निवीरों के लिए आरक्षण का आश्वासन देते हुए उन्होंने हर घर जल योजना के तहत विभिन्न गांवों को 14 वाटर टैंकर्स देने की घोषणा करते हुए उन्हें वितरण किया। हरियाणा से राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने कहा कि अग्निपथ योजना के माध्यम भारत देश का सैन्यकरण होगा, जिससे भारत देश दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। इससे युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि उनकी स्किल में भी बढ़ोतरी होगी। यह बात उन्होंने महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती अवसर पर आज भिवानी में टैंकर वितरण समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। राज्यसभा सांसद ने कहा कि भारतीय सेना में अग्निवीर की सेवाएं देने के बाद सेना व सिविल में रिजर्वेशन दी जाएगी। इसको लेकर 3 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भारत सरकार ने नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है। वहीं 10% रिजर्वेशन पैरामिलिट्री फोर्स में भी दिया जाएगा। वहीं हरियाणा प्रदेश में अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन प्रक्रिया पर मंथन चल रहा है। इसको लेकर वे मुख्यमंत्री से भी मीटिंग कर चुके हैं तथा मुख्यमंत्री ने इस पर अग्निवीरों पर सहमति भी उन्हें दी है। इस मौके पर सांसद डीपी वत्स ने बताया कि हमें पर्यावरण को लेकर आगे बढ़ना होगा। भारत देश में 500 से 600 करोड़ पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है तथा 40 से 50 करोड़ पेड़ इसी वर्ष लगाए जाने चाहिए ताकि ग्लोबल वार्मिंग का संकट दूर हो सके। योजना नहीं, 250 के करीब पंचायतों को टैंकर में बांट चुका हूँ। फतेहाबाद में, हिसार में, जींद में, भिवानी में। और जहाँ तक टैंकर की लागत का सवाल है, ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है प्रोक्योर करना। हमारा काम तो रिकमेंड करना है। फिर भी स्टील के रेट्स और टायर नए हैं या डिस्पोजल के, इस पे डिपेंड करता है। अब टैंकर का रेट 1,37,000 रुपये विद डिस्पोजल टायर और 1,55,000 रुपये विद न्यू टायर। ये 5,000 लीटर कैपेसिटी का टैंकर है। साथ में इसके पंप या मोटर लगी हुई है, पाइप है। इसका स्टैंडर्डाइजेशन है, इसकी चद्दर का भी, और इसकी लाइफ भी है। ये बड़ी यूटिलिटी का आइटम है। पानी, पीने का पानी हर एक मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, क्योंकि एक ख़ास प्रॉब्लम ये है कि हर नल तक जल हमारी स्कीम है, पहुंचा भी है, मगर गांव में जिसका घर पहले आता है अगर वो मोटर लगा ले तो आगे तक फिर पानी नहीं पहुंचता, मगर टैंकर हर जगह पहुंच जाता है। और ख़ासकर लोग कुएं का पानी पीने के शौकीन हैं हिंदुस्तान में, खासकर हरियाणा। तो वो अपनी चॉइस, अपनी मर्जी के कुएं से पानी लाके गांव में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। शादी ब्याह में काम आता है, तेजी में काम आता है। और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जयंती है और उस जयंती पे पूरा देश पौधारोपण कर रहा है। मेरे गांव में एक थुराना वेलफेयर सोसाइटी है जवानों की, उन्होंने पौधारोपण के लिए ही टैंकर अलग से लिया कि हमें पौधों में पानी, क्योंकि पौधा लगाना एक चीज़ है, पौधे को पाल के बड़ा करना एक अलग चीज़ है। तो बड़ा करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है और उसको मवेशियों से या रोज़ नीलगाय वगैरह से बचाना ज़रूरी होता है। कितने करोड़ पौधों की सर आवश्यकता रहेगी? टेम्परेचर को लेकर के क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ना कि वैसे तो पूरे जो है 400 से 500 करोड़ पौधों का टारगेट है, मगर इस साल 40 से 50 करोड़ लगने चाहिए पौधे, अगर इस टेम्परेचर को यहीं रखना है, वरना ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और वो बड़ा भयानक होगा मानवता के लिए। पानी का, समंदर का पानी जैसे बॉम्बे में घुस जाए कि इस तरह से क्लाउड बर्स्ट, भूस्खलन, तो ये अगर 56 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चलेगा तो फिर इंसानों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे सामने चारा ये है कि पेड़ ना काटे और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाएं। पीपल, बड़, नीम, गुलर, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोग्राम चल रहा है ना, रोड ब्रॉड करने का, उसमें पेड़ काटने पड़ते हैं। जो पेड़ लगाते हैं नया, एक तो 200 साल पुराना पीपल का पेड़ हो या बड़ का, एक नया लगाने में भी 20-30 साल लग जाते हैं उतनी ऑक्सीजन देने के लिए। इसलिए हम कहते हैं पहले पेड़ लगाओ फिर काटो।
या एक रोड के दोनों तरफ पेड़ छोड़ दो, दूसरा रोड साइड से बना दो, उसमें ज़मीन ज़्यादा लेनी पड़ती है। ये मैंने अथॉरिटी से बात की थी, गडकरी जी से भी की थी और पुराने मुख्यमंत्री से भी की थी। तो बेस्ट तरीका ये है कि उस रोड पे तो पेड़ लगे, नू के नू छोड़ दो, साइड से एक दूसरा रोड बना दो। और पेड़ों को प्रोटेक्शन, जैसे चिपको मूवमेंट जो थी वो बहुगुणा जी ने चलाई थी, इसी तरह पेड़ मित्र या वृक्ष मित्र, एक हमारे गांव का लड़का भी है पुलिस में। तो मैं आह्वान करता हूं खासकर जवानों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा में मैंने 15,000 पेड़ लगवाए। कुछ पानी की कमी की वजह से सूख भी गए, क्योंकि पानी ज़मीनी सतह से बहुत नीचे चला गया है पानी की टेबल। इसलिए अब बारिश के मौसम में तगड़ी बारिश हो तो कम से कम वाटर टेबल तो चार्ज हो जाएगी, ये तो फ़ायदा होगा। कोई बात नहीं कि ये नहीं तो हिंदुस्तान का 80% पानी समंदर में बह जाता है, और फिर पानी के लिए झगड़े, SYL ये वो, तो इसको मिटाने के लिए वाटर टेबल ऊपर। सर यूथ सर्वे और युवा जो विरोध करें उनके क्या अपील करेंगे? युवाओं का विरोध खत्म हो गया, उन्होंने देख लिया कि ये तो ठीक योजना है। युवाओं का विरोध इसलिए था कि 4 साल नौकरी करा के फिर हम रोड पर नौकरी नहीं। जब सरकार ने कह दिया 10% तो पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी CRPF, BSF, ITBP, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 10% डिफेंस में, जो डिफेंस सिविलियन है या जो डिफेंस के उपकरण हैं, PSUs 16 PSUs हैं। कोई टैंकों की फैक्ट्री है, कोई राइफल की, कोई गन की, कोई डॉकयार्ड्स हैं। तो हमारे डिफेंस के डिफेंस में ही जज्ब हो जाएंगे। और फिर खट्टर साहब कह रहे हैं भाई हरियाणा कहना मैं छोड़ दूँ, को नहीं आन दो, उसमें ले लेंगे। तो ये तो एक तरह से समाज का, पुलिस का और पूरी सिविल सर्विसेज का सैन्यकरण या मिलिट्राइजेशन है, क्योंकि युद्ध का स्वरूप बदल गया। अब बॉर्डर की लड़ाई तो होगी एक तरह से बहुत कम, 90% फौज को भी पुलिस की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो इसलिए पुलिस में ट्रेंड फौजी हम भेज रहे हैं। एक चीज़ और भी, इस प्रकार से घोषणाएं तो की मुख्यमंत्री जी ने और युवाओं को इनमें मर्ज करने की, लेकिन उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। नोटिफिकेशन मर्चेंट नेवी ने निकाल दिया, मर्चेंट नेवी ने नोटिफिकेशन निकाल दिया। उसका नोटिफिकेशन पढ़ लो, 3 दिन पहले निकला है। उससे साफ नजर आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में, मर्चेंट नेवी में जितने नेवी के ये अग्निवीर हैं ये सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब रहेगी हमारी नोटिफिकेशन की बात, क्योंकि 4 साल तक तो फौज को एक्स्ट्रा मैन पावर मिलेगी, करीब 2 लाख लोग मिल जाएंगे, 50,000 सालाना। 4 साल के बाद भी होम मिनिस्टर ने कह दिया कि 5 साल इनको सेटल होने के लिए देंगे। तो इस योजना का इफेक्ट 5 साल के बाद आएगा। वो 5 साल सेटल होने के लिए उम्र में रिलैक्सेशन दे दी। अब रही नोटिफिकेशन की बात। नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी जैसे मर्चेंट नेवी ने निकाल दी। मैं कल मेरी 12 बजे माननीय रक्षा मंत्री से अपॉइंटमेंट है इसी कनेक्शन में। मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके फौजियों से मिला हूँ, स्टूडेंट से भी मिला हूँ। उनकी कुछ शंकाएं हैं वो मैंने दूर की हैं, कुछ मेरी भी रिकमेंडेशन है। मुख्यमंत्री अपने क्या माननीय रक्षा मंत्री ने ये कहा कि भाई ये एक स्कीम है जो लागू करेंगे तो आए साल इसकी समीक्षा रिव्यू भी करेंगे और जो इसमें त्रुटियां हैं वो दूर करेंगे। मेरे सामने भर्ती की 10 स्कीम लागू हो चुकी और बदल चुकी। एक तो ऐसी भी थी, फौज में भर्ती करते थे और जागीर भी देते थे, मुरबा भी देते थे। फिर ऐसी आई कि भाई चलो इसकी पैमाइश करो और कंबल और वारंट पकड़ा दो। फिर ऐसी आई ये दौड़ भाग आ गई साथ में। अब ये स्कीम आ गई कि भाई अब तो आतंकवाद की वजह से जो बॉर्डर की लड़ाई है वो तो बहुत कम रहेगी। पुलिस और फौज का काम एक जैसा हो गया, जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट BSF ने भी करना पड़ता, ITBP भी LC पे रहती है, चाइना में जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इनकी ट्रेनिंग ओवरलैप करो। उसके लिए मेरे पास हैं रिकमेंडेशन। खट्टर साहब को तो मैंने बता दी कि भाई 10% रिजर्वेशन कैसे करोगे। मेरी रिकमेंडेशन, पर्सनल ओपिनियन ये है
के जब अग्निवीर रिटायर तो नहीं, डिसएंगेज होता है तो उसकी पेंशन नहीं होती, तो वैसे ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो जाता है वो। तो अगर वो मान लिया बैकवर्ड क्लास से है तो उसको बैकवर्ड क्लास में प्रायोरिटी दे दो, तो जनरल कैटेगरी का जनरल में दे दो, एससी का एससी में दे दो। इस तरह से नए 50% से ऊपर बढ़ानी पड़ेंगी। मुख्यमंत्री जी का तो यह बात समझ में आ गई। अब मैं कल माननीय रक्षा मंत्री, क्योंकि वो बड़ा सुलझे हुए इंसान है, जैसे मैं फौजियों में गया, कई फौजी तो बड़े गुस्से में भी थे कि हम तो आपको यही मुबारकबाद देते हैं कि आप आगे इसी आग लगी। मैं वो बोला ना आग मत लाओ, स्कीम ठीक है, अगर कोई कमी हुई तो उसने बाद में रिव्यू कर लेंगे, यो कोई पार्लियामेंट का एक्ट थोड़ा ही है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सबको फ़ायदा है। देश का मिलिट्राइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल में भी यही हाल है, जहाँ दुश्मनों से चारों तरफ से घिरा हुआ मुल्क है, उसको अपना हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। बुधवार को विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों की उपायुक्त आर एस ढिल्लों ने स्थानीय पंचायत भवन में समस्याएं सुनी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण करने व पेयजल समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा। वहीं उन्होंने बताया कि गांव में जलघर होने के बावजूद पानी के अभाव में वे पेयजल के लिए तरस रहे हैं। बुधवार को स्थानीय पंचायत भवन में उपायुक्त आर एस ढिल्लों द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस अवसर पर अलग अलग गाँव से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। ग्रामीणों ने सड़क की समस्या के समाधान के लिए उपायुक्त महोदय के आगे प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है तथा पानी पीने को भी लोग तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जो जल घर हैं वो सूखे पड़े हैं। वहीं ग्रामीणों ने वहां के गांव के तालाब के बारे में बताया जो कि गंदगी के ढेर बने हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने स्कूल की खस्ता हालत को लेकर भी उपायुक्त महोदय को अवगत करवाया। वहीं उपायुक्त ने ग्रामीणों को जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। पानी की बहुत काफी दिक्कत हो है, उसमें एक अलग सी लाइन की जरूरत है। वो लाइन है बिल्कुल कंडम हो चुकी है। गाँव पर्यटन से है, हम पंचायत कमेटी आई है, तो हमारी सर सबसे पहली मांग काफी समय से है कि धरना लाए हुए काम और बिल्कुल जहर मांगे हैं सर। उनके बारे में न प्रशासन सुन रहे हैं, सरकार सुन रही है। गाँव ने इतनी खुशी जमीन दी थी कि गाँव का विकास होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, रोजगार मिलेगा। सर मेरे गांव में एक गंभीर समस्या पीने के पानी की है। कहने को तो मेरे गांव में चारों तरफ तो नहरें बह रही, लेकिन वाटर टैंक का अभी टेंडर लगा हुआ है। एक टैंक का कुछ सफाई का और दूसरा नहर से लेकर टैंक तक की पाइपलाइन का। एक टैंक का रिफॉर्म काफी है, लेकिन गाँव की आबादी 10,000+ होने के नाते अभी 2 ही टैंक है। एक टैंक और बन जाए तो मतलब बहुत बढ़िया है। इसके लिए हमने अपने डिप्टी सीएम साहब को भी प्रस्ताव रखे हैं। एक टैंक की मांग है। दूसरा सर जी पिछले टाइम में आपका राउंड लिखा था कि वाटर की बनाना मित्रा का जो रोड है उस पर 100 रुपये छुट्टी भी दिखाए थे हमने आपके लिए। अगर वो हमने उसके वहाँ से डिमांड की थी, अगर 8-10 जगह हमारे से जगह है जहाँ पर टोटली वाटर के लिए हो जाए तो वाटर लेवल की समस्या आ जाएगी। अब धान के इस बात पर क्यों प्रोजेक्ट सरकार से अप्रूव भी हो गया है, पर ये फेज में होगा। पहले फेज में मैंने जो नर्तन गाँव हमने लिए हैं ये तकरीबन 6 या 7 है, तो ये 3 फेजों में होगा। और ये इसमें जिस हिसाब से आपका वाटर लॉगिंग होता है तो इससे आप निजात सभी पा जाएंगे। इसको टाइम लगेगा 1 से 2 महीने। पहले गाँव का जो फर्स्ट फेज में था उसका टेंडर कर हमारे यहाँ 4-5 बुधवार को औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस टीम द्वारा ऑटो चोरों को पकड़ते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इस बारे में थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बलदेव सिंह ने बताया कि 4 जुलाई को सब्जी मंडी के बाहर से चोरी किए गए 2 ऑटो के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि चोरी के मामले में अभी पूछताछ जारी है। प्रबंधक थाना निरीक्षक बलदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 4 जुलाई 2022 को थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी के अंतर्गत पुलिस चौकी सब्जी मंडी के क्षेत्र से चोरों के द्वारा 2 ऑटो रिक्शा को चोरी किया गया था। एक ऑटो रिक्शा को
सुबह सब्जी मंडी के अंदर से चोरी किया गया, वहीं दूसरे ऑटो रिक्शा को शाम के समय बाहर पार्किंग की जगह से चोरी किया गया था। इस संबंध में पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में पंजीबद्ध किया गया था तथा दिनांक 5 जुलाई 2022 को महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन करके व विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज सहायक उप निरीक्षक प्रवीण कुमार ने अपनी टीम के साथ सब्जी मंडी से 2 ऑटो रिक्शा चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान संदीप उर्फ मनदीप पुत्र सुरेंद्र वासी कोट रोड भिवानी व सोमवीर पुत्र राजकरण वासी कालूवास भिवानी के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों से चोरी किए गए दोनों ऑटो रिक्शा भी बरामद किए गए हैं। थाना औद्योगिक क्षेत्र और सब्जी मंडी एरिया से 4 जुलाई को एक सुबह और एक शाम 2 ऑटो चोरी हुए थे और दोनों ऑटो की FIR लॉन्च करके ASI परवीन जो चौकी इंचार्ज सब्जी मंडी है उसके नेतृत्व में टीम गठित की गई ताकि चोरी की वारदात को तुरंत सुलझाए, जिस पर उन्होंने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये आरोपी कौन थे, कहाँ से गिरफ्तार किए? जो आरोपी है एक कोर्ट रोड से है जिसने ऑटो चुराया था और एक आरोपी है जिसने ऑटो चुराने के बाद उसके स्पेयर पार्ट स्टेपनी बैटरी उतार के जो बाद में बेचते थे वो सोमवीर है कालवास का, उसको गिरफ्तार किया है। क्या था जी? ये ऑटो सब्जी मंडी भिवानी के एक ऑटो अंदर से एक बाहर से चोरी किया हुआ है, 4 जुलाई को हुआ है। गिरफ्तार कहाँ से किए सभी? ये गिरफ्तार भिवानी से किए हैं। क्या करते थे ये ऑटो का चोरी करने? ये जो ऑटो चोर हैं ये दरअसल नशा करते हैं और नशा चोरी करने के बाद इनके स्पेयर पार्ट अलग अलग उतार के बेच के और अपना नशा का वो सिस्टम चला रहे हैं। तो सर दोनों आरोपी, जो आरोपी मेन है कोर्ट रोड वाला, उस पर पहले भी चोरी के 2 मुकदमे दर्ज हैं। वो हमने पहले भी उसको गिरफ्तार करके जेल में छोड़ा था। वो अभी जमानत पे आया है और जमानत पे आने के उपरांत उन्होंने ये वारदात की है। चोरी में था और एक उन्होंने एक कबाड़ी का एक पंचर की दुकान जिसमें लो लंगर था वो पाड़ी थी। तो सर क्या मानते हैं जिस प्रकार से चोरी की वारदातें करते हैं, जो चोरी करते हैं उनको यही चेतावनी देना चाहते हैं आप भी चोरी करना बंद कर दें। जो नशा करते हैं उनको भी हमने ऑब्जर्व किया है कि नशा बंद करके ये वारदात ना करें और हमने इस संबंध में लगातार गश्त बढ़ाई है और इन पे निगरानी जारी है। मां काली का अपमानजनक पोस्टर रिलीज करने पर निर्माता के खिलाफ दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय खाकी बाबा मंदिर के पास एकत्रित होकर मातृशक्ति प्रियंका के नेतृत्व में मातृशक्ति अंजू शर्मा, प्रियंका, डॉक्टर मीनाक्षी इत्यादि ने मां काली का अपमानजनक पोस्टर दर्शाने पर जबरदस्त रोष प्रकट किया। मां काली का अपमानजनक पोस्टर रिलीज करने पर फिल्म निर्माता के खिलाफ दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति का गुस्सा फूट पड़ा तथा खाकी बाबा मंदिर के पास मातृशक्ति प्रियंका के नेतृत्व में एकत्रित हुई। वहीं वरुण जिला मंत्री मातृशक्ति श्रीमती अंजू शर्मा, मातृशक्ति विभाग संयोजिका प्रियंका, डॉक्टर मीनाक्षी मेहता, संस्कृति प्रमुख जिला मंजू कथुरिया, अंजू, चारू, कविता ने संयुक्त रूप से कहा कि फिल्म निर्माता ने पोस्टर में काली मां को मुंह में सिगरेट लिए हुए दिखा रखा है। इस तरह के पोस्टर रिलीज होने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं तथा इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि कब तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। इस प्रकार की फिल्में बनाने वाले निर्माताओं का पूर्ण तरीके से बहिष्कार होना चाहिए। दुर्गा मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य जन संगठनों ने कहा कि यदि इसी प्रकार यह सब कुछ चलता रहेगा तो वे इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे। रूह कांपी कि काली माता को एक सिगरेट लिए हुए उसमें दर्शाया गया है। क्या चाहते हैं ये लोग? मैं जानना चाह रही हूँ कि इस प्रकार कब तक हम हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाता रहेगा। जब तक मेरी दिल से कामना है और मैं अनुरोध करती हूँ भारत सरकार से, विश्व हिंदू परिषद, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी भिवानी से मैं प्रियंका अनुरोध करती हूँ, इस प्रकार के पोस्टर रिलीज करने वाले, इस प्रकार की फिल्में बनाने वाले निर्माता का पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रकार के भविष्य में कोई भी इस तरह का कदम ना उठाए, वरना मैं ये दिल से कहना चाहूँगी कि हम बहनों को
दुर्गा बनने में और काली बनने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बुधवार को राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स ने सेक्टर वासियों की समस्याएं सुनी। वहीं सांसद द्वारा गोद लिए हुए गांव कायला बडाला में वाल्मीकि चौपाल तक की कच्ची गलियों को पक्का करने के लिए सांसद कोष से सहायता राशि देने का आश्वासन दिया। वहीं कायला के निवासियों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया। बुधवार को राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स द्वारा सेक्टर का दौरा किया गया व सेक्टर वासियों की विभिन्न समस्याओं को भी उनके द्वारा सुना गया। वहीं इस अवसर पर सांसद द्वारा गोद लिए हुए गाँव कायला बडाला में कच्ची गलियों को पक्का करने के लिए सांसद कोष से सहायता राशि देने का भी आश्वासन दिया। वहीं गांव कायला के निवासियों ने राज्यसभा सांसद जनरल डीपी वत्स का आभार व्यक्त किया व उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मान भी दिया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के रक्षक और समाज के सेवक हमारे बीच में हैं। और मैं इनका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद भी करता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। जिस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए अभी आपने पीछे देखा होगा कि अनेक कार्यक्रम में पानी के टैंकर की बात हो, कई गलियों की बात हो, कुछ छोटी छोटी समस्याओं की बात हो, उन समस्याओं का निपटारा कैसे हो, किस प्रकार से सार्वजनिक सुविधा दी जाए, इसके लिए सदैव तत्पर रहने वाले, हमेशा आगे बढ़कर आने वाले हमारे जनरल साहब को मैं उनके दीवानी आगमन पर इस कार्यक्रम के लिए और उनकी जो जनता के लिए निरंतर रूप से जो कार्यरत है उनके लिए बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, बहुत स्वागत भी करता हूँ। कायला गांव तो गोद, बडाला कायला गांव गोद, तो ऐसे हुआ मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन लग गया कि इतने सारे हिसार जिले के 80 तहसील के ही गाँव गोद ले लिए, भाई कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी कि मेरी मदद करो, ये जो जिम्मेदारी मेरे को दी गई है, क्योंकि 2 साल मेरे बाकी रह गए और 6 महीने पहले गांव गोद लिया गया है। क्योंकि 80 वाले गांव जो लिए थे कुंवारी, खरकड़ा और कुंभा, उनका तो काम हो गया 70% और पुराने का मैंने बिना गोद लिए कर दिया। अब ये कायला और एक कुलताना गांव और रोहतक में इनका काम बाकी है। ये तो सरपंच साहब की बड़ी दरियादिली है कि उन्होंने कहा कि काम मंजूर हो गए। मदद मैं ये कहता हूँ कि जो आपका पोर्टल होता है वहाँ CSD कंप्यूटर रखा है, उसके थ्रू और साथ में फैमिली का आइडेंटिटी कार्ड के साथ उसको अपलोड करो। मैंने CM साहब से बात कर ली है कि जब आपकी सिफारिश लग के आएगी हम उसका काम कर देंगे, सबसे पहले कर। कलानौर बामला रेल लाइन पर एक अज्ञात महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। घटना में नियुक्त जांच अधिकारी ने बताया कि अज्ञात महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और महिला के शव को शिनाख्त के लिए 72 घंटे तक जिला सामान्य अस्पताल में रखवा दिया गया है। कलानौर बामला के बीच में घर के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक नाम पता नामालूम व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सब इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि उन्हें कल रात को रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कलानौर बामला के बीच में एक नाम पता नामालूम व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं जांच अधिकारी ने कहा कि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक ने चेकदार शर्ट पहनी हुई थी और नीला लोवर पहना हुआ था, इसके साथ पैरों में उसने चप्पल पहनी हुई थी। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि अगर किसी को इसकी पहचान होती है तो वे रेलवे पुलिस वाले से संपर्क कर सकते हैं तथा शव को 72 घंटे के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य हॉस्पिटल में रखवा दिया गया है। रात्रि को स्टेशन मास्टर रेलवे स्टेशन की तरफ से एक लिखित मेमो प्राप्त हुआ था। कलानौर बामला रेलवे स्टेशन के बीच में खरक के नज़दीक एक व्यक्ति ने रेलगाड़ी से आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मैं रात को स्टाफ सहित मौका पर पहुंचा और लाश को कब्जा पुलिस में लिया। दौरान कार्रवाई लाश की हर संभव प्रयासों के बाद भी शनाख्त नहीं हो पाई है। मृतक ने गले में चेकदार शर्ट, लाल नीली पीली, कमर में नीला लोअर, पैरों में हवाई चप्पल पहनी हुई है और उसके शरीर पर काफ़ी चोटें आने के कारण उसकी रेलगाड़ी से मौत हुई है। उसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम करवा के 72 घंटे शनाख्त के लिए रख दिया गया है। जिस व्यक्ति की हो वो आकर के अपने को पहचान सकता है। 72 घंटे के बाद लाश का अंतिम संस्कार करवा दिया जाएगा। मैं शहरवासियों से तथा ग्राम इलाका के लोगों से अपील करता हूं, जो जिस व्यक्ति का भी घर का सदस्य गुम हो गया हो या कहीं चला गया हो, घर पर ना आ पा रहा हो,
तो अगर वो इस लाश की शनाख्त करते हैं तो जीआरपी के भिवानी आकर के ने संपर्क कर सकते हैं। सांवले रंग का व्यक्ति है जिसकी उम्र 30-32 साल है, जवान व्यक्ति है। 6 जुलाई से 10 जुलाई तक अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्ष की बरसात होने की है संभावना। 10 जुलाई तक न्यूनतम व अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस व 36 डिग्री सेल्सियस। यह कहना है मौसम व कृषि विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल का। वहीं उन्होंने किसानों को अपनी फसलों के प्रति अनेक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर देवीलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 जुलाई से 10 जुलाई तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कृषि कार्यों के दौरान बदलते मौसम को ध्यान में रखें। वे कपास की फसल में हर बारिश के बाद निराई गुड़ाई करें। वे किसान ग्वार की बुआई करें तथा मूंग की बुआई के दौरान बदलते मौसम को ध्यान में रखें और उन्नत किस्मों का उपयोग करें। साथ ही उन्होंने पशुपालन के लिए अधिक दूध उत्पादन के लिए प्रतिदिन 50 ग्राम आयोडीन नमक और 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण हरे चारे के साथ प्रदान करें व उन्हें स्वस्थ रखें। क्या कहेंगे मौसम के बारे में किसान साथियों को बताना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 5-6 दिन से बरसात हुई, आगे भी जो बरसात है वो 10 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो किसानों से यही आग्रह है कि वो बिजाई करते समय, जैसे अभी मूंग की बाजरे की बुआई का टाइम चल रहा है, तो उनको बिजाई करते समय इस परिवर्तनशील मौसम को ध्यान में रखें और हमारी जो मौसम पूर्वानुमान है उसको ध्यान में रखते हुए उसको फॉलो करते हुए आगे बिजाई करें और भी जो कृषि कार्य करते समय इसको ध्यान में रखें। अभी 10 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है और जो किसान भाई अभी मूंग की बुआई कर रहे हैं उनसे आग्रह है कि वो मूंग की जो अनुशासित बीज दर है 6 से 8 किलोग्राम यूनिवर्सिटी की ओर से, विश्वविद्यालय की ओर से रिकमेंडेड, वो यूज़ करें और इसके साथ ही उपचारित बीज ही बीजें। और अभी बाजरे की बुआई का भी समय चल रहा है, तो जो मूंग की है MH 421 वैरायटी विश्वविद्यालय की ओर से रिकमेंडेड की गई है, तो वो किसान भाई उपयोग में ले सकते हैं और बुआई के दौरान विशेष तौर से बदलते मौसम को ध्यान में रखें। सब कुछ अफवाहें हो रही है कि तूफान आ रहा है और बारिश भी तेज बता रहे हैं। हाँ, ये अभी कुछ लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं, पर अभी हमारी तरफ से ऐसा कोई तूफान या कोई भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है 10 तारीख तक। अपने खेतों में घूमने गई दांग खुर्द की महिला का अचानक पैर फिसलने के कारण नहर में जा गिरी और परिणाम स्वरूप डूबने के कारण उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जिला सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया। दांग खुर्द में खेत में घूमने गई महिला की पांव फिसलने के कारण नहर में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला नहर में डूब गई है। इसकी सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। महिला की पहचान मूर्ति देवी गांव दांग खुर्द निवासी के रूप में हुई। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के हवाले कर दिया है। उन्होंने बताया कि महिला के परिजनों ने बताया कि महिला शाम को खेत में घूमने के लिए गई थी तथा पांव फिसलने के कारण महिला नहर में डूब गई, जिससे उनकी मौत हो गई। कल शाम को हमें लगभग करीब 7 बजे सूचना मिली कि एक महिला बुजुर्ग और नहर में गिरने से उसकी मौत हुई है। जो उस समय वो एक शनाख्त नहीं हुई थी, आइडेंटिफाइड थी, जो आज सुबह कार्रवाई के दौरान उसके परिवारजन यहाँ अस्पताल में पहुँचे हैं और उसकी शनाख्त हुई है। तो जो शनाख्त हुई है वो मूर्ति देवी वाइफ ऑफ बलबीर सिंह गांव दांग खुर्द की है, जो कल शाम को करीब 5-5:30 बजे घर से खेत में घूमने के लिए गई थी। जो घूमते समय नहर में पांव फिसलने से, नहर में गिरने से और पानी में डूबने से उसकी मौत होना बयान हुई। जो अब इसकी कार्रवाई है ना, पोस्टमार्टम सरकारी अस्पताल भिवानी द्वारा करवाया जा रहा है। कार्रवाई पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी लाश को अंतिम दाह संस्कार करके इनकी परिवारजनों को दे दिया जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।